चिंतन में करता रहता हूं और आप लोग भी करिए। चिंतन किस बात का करता हूं कि जब हमने 2007 में 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को 3 दिन का अधिवेशन बुलाया था राष्ट्रीय लेवल का। मातृवैश्य महाभवन हमारे आगरा में एक है जिसमें 500 चेयर हैं। आदरणीय बाबूजी की अध्यक्षता थी और हमारा बेटा बॉबी जो उस समय 16 साल का था वो कार्यक्रम का संयोजक था, इंचार्ज था, और मैं दाएं बाएं था क्योंकि उस वक़्त मेरे पास बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां थी। तो मैं पर्दे पे ना रहकर, मैं एक्टर की भूमिका में नहीं था, डायरेक्टर की भूमिका में था। तीनों दिन हॉल हाउसफुल गया और उसका विषय रखा गया था धम्म की धीमी गति क्यों। वो 3 दिन के अधिवेशन का जो विषय था वो विषय क्या था? धम्म की धीमी गति क्यों। अर्थात जिस देश में तथागत ने जन्म लिया, जिस देश में 45 वर्षों तक तथागत ने घूम घूम कर धम्म देशना दी, वह देश तथागत की शिक्षाओं से वंचित क्यों है, उसकी स्पीड इतनी स्लो क्यों है, ये विषय था। लेकिन जब 3 दिन हॉल हाउसफुल गया और हमको बाहर 200-250 कुर्सियां पड़वानी पड़ी, LCD लगवानी पड़ी अलग अलग से लोगों के लिए, तो मुझे लगा कि इस धम्म की गति को तेज किया जा सकता है। यह धम्म की ज्योति की आग लगना चाहती है, इसको इंतजार है कि कोई किसी भी कोने से आग लगाने वाला होना चाहिए। ये धम्म की ज्योति जलना चाहती है, लेकिन कमी महसूस होती है कि जलाने वाले लोग नहीं, जलाने वाले लोग नहीं। हमने उसी पर फिर पूरे देश में जो पहले राउंड के कार्यक्रम हमारे चले, उस सब का विषय होता था धम्म की धीमी गति क्यों विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर या सेमिनार या सम्मेलन, लेकिन विषय रहता था धम्म की धीमी गति क्यों। ये काम चला काफी तेजी से। इस बीच फिर इंजीनियर किशोर साहब से मुलाकात हुई, लंबी उनके साथ चर्चा हुई। मेरा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि साहब मैं इस काम को करता हूं। वो हमारे साथ जुड़े। बाबूजी आदरणीय रामकिशन अशोकान जी फुल टाइम जुड़े। बड़ी उत्साह से लोग जुड़ते गए और काम चलता गया। 2007 में और 2013 में, 2020 में, यानी इन 13 वर्षों में क्या फर्क महसूस हुआ है, हमें आज के दिन ये समीक्षा करनी है। हम लोग करते हैं फिजिकली, जब करते हैं तो बड़ा अच्छे से कर पाते हैं। अभी हम जूम पे कर रहे हैं 3 दिन, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे से कर पा रहे हैं। क्या फर्क महसूस हुआ? क्या धम्म की गति बढ़ी है या जहां थी वहीं है? तो मैं इसका अध्ययन और चिंतन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि धम्म की गति बड़ी तेजी से बढ़ी है। और उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। पहला एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में सरकार बनी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलकर। उसमें भारत के इतिहास में पहली बार एक मंत्री ने बुद्ध के नाम पर शपथ ली। ये उपलब्धि है। दिल्ली में सरकार बनी केजरीवाल के नेतृत्व में। उस सरकार में राजेंद्र गौतम जो मंत्री हैं समाज कल्याण के, उन्होंने बुद्ध के नाम पर शपथ ली। ये हमारी उपलब्धि है। अभी 2019 की लोकसभा आई, उस लोकसभा में भी कई सांसद ने, खास करके जो संघमित्रा हैं, स्वामी प्रसाद मुंडा जी की हैं, उन्होंने शपथ के बाद बुद्ध की चर्चा की, बुद्ध का नाम लिया। ये हमारी उपलब्धि है।
पहले यदि 1000 शादी के कार्ड छपते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों में, बाबा साहब के मानने वालों पे, तो 1000 कार्डों में बाबा साहब का फोटो तो होता था, लेकिन 990 कार्डों में बुद्ध का फोटो नहीं होता था। आज अगर हम देखते हैं उन्हीं कार्डों को, उन्हीं समाज के कार्डों को आज हम 13 वर्षों में देखते हैं, तो कम से कम 990 कार्डों में बुद्ध का भी फोटो होता है। ये उपलब्धि है। पहले हम लोग जय भीम करते थे, लेकिन आज जय भीम करने वाले लोग जय भीम के साथ नमो बुद्धाय भी करते हैं। पहले मुझे जो कहते थे जय भीम सर, आज वो कहते हैं जय भीम सर, नमो बुद्धाय सर। प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि जो बुद्ध की विचारधारा का, श्रमण संस्कृति का भारत बनाने का एक प्रभा मंडल हम लोग खड़ा करना चाहते हैं, हम बड़ी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो संगठन हैं, उन संगठनों के जब कार्यक्रम होते थे तो 90% सरस्वती वंदना से शुरू होते थे। आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एससी और एसटी के कार्यक्रम तो 100% बुद्ध वंदना से शुरू होते हैं, पंचशील और तेशरण से शुरू होते हैं। 50% से 70% का रेशियो ओबीसी, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो ब्राह्मणवाद के चक्कर में ज्यादा फंसी हुई हैं, उनमें भी बड़े पैमाने पर इस वक्त बुद्ध वंदना का संचार शुरू हुआ है। यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की उपलब्धि है। आरएसएस हिंदुज्म का नारा लगवाना चाहती है, ब्राह्मण संस्कृति का नारा लगवाना चाहती है, मजबूर करती है लोगों को, मनुस्मृति की ओर मजबूर करती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जय भीम का नारा लगवाना चाहती है, नमो बुद्धाय का नारा लगवाना चाहती है। उसको 95 वर्ष हुए हैं, हमें अभी मात्र 13 वर्ष हुए हैं। 25 राज्यों में आज बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मूवमेंट चल रहा है, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं 28 राज्य हमारे भारत में हैं जिनमें मुख्यमंत्री होते हैं, 9 राज्य हैं जिनमें मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, जिनको केंद्र शासित राज्य कहा जा सकता है। 2021 का जब हम राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समर्पित साथियों की ताकत पर बोल रहा हूं। मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी योजना है, मेरा प्लान है, मेरा अनुभव है 40 वर्षों का संगठन का। ये ताकत है आप सब लोगों की। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं 2021 का जब राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो 37 राज्यों के राज्य अध्यक्ष, राज्य कमेटियां वहां उपस्थित होंगी। अर्थात राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत में 1 नंबर का संगठन होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले का संगठन होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसके लिए हम लोगों को काम करना है। 2:30 बजने को है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं एक बात अपनी समझा के आज मैं समापन करूंगा प्रोग्राम का। 4 भाई थे। एक भाई के मन में आया कि चारों भाइयों को बिठाला उसने, और उसके मन में आया कि कोई अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान माने कोई फंक्शन करते हैं, 100 लोगों की दावत करते हैं, 100 लोगों की दावत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धम्म संगति करते हैं। एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए। दूसरे भाई ने कहा कि नहीं भाई, काम बहुत अच्छा है, बड़ा नेक काम है, बड़ा पवित्र काम है, 100 लोगों का नहीं 500 लोगों का करते हैं।
500 लोगों का भोजन, 500 लोगों का खाना, ये करते हैं। तीसरा भाई बोला, अरे भाई 500 नहीं, कम से कम 700-800 कर लो। चौथा भाई बोला, यार छोड़ो, ऐसा करो पूरे 1000 का प्रबंध कर लो। एक मेरा जैसा मूर्ख भी वहाँ बैठा था उनके बीच में। उन्होंने कहा भाई 100 का कर लो ठीक है, 500 का कर लो ठीक है, 800 का कर लो ठीक है, 1000 का कर लो और बढ़िया और ठीक। आटा कितना लगेगा, मैदा कितना लगेगा, चीनी कितनी लगेगी, गुड़ कितना लगेगा, तेल कितना लगेगा, घी कितना लगेगा, सब्जी कहाँ से आएगी, दूध कहाँ से आएगा, चावल कहाँ से आएगा। बोले साहब ये नहीं मालूम, ये हमको नहीं पता और ना ही हमारे बस में है ये। तो उस 5वें व्यक्ति ने कहा, ये काम अच्छा है, पवित्र है, पुण्य का है, लेकिन बिना इंतजाम किए, बिना बंदोबस्त किए थोड़ी दावत हो जाएगी। ये मैं एक एग्जाम्पल आपको इसलिए देना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि हमारे देश के लाखों लाखों लोग ये कहते हैं कि भी धम्म का आंदोलन सफल होना चाहिए। बाबा साहब का संकल्प प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत होना चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन पूरा होना चाहिए। लेकिन ये हिसाब किताब कोई नहीं लगाता कि इसका बंदोबस्त कैसे होगा, कितने लोग लगेंगे, कितना धन लगेगा, कितने सेमिनार, कितने सभाएं, कितने आंदोलन, कितनी रैलियां करनी पड़ेंगी, उनका प्रबंध कैसे होगा, ये कोई नहीं कहता। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सबसे पहले इस बात पे विचार करती है कि यदि हमें ये काम करना है तो इस पर कितना धन का खर्चा होगा, कितने लोग लगेंगे। हम लोग एक प्लानिंग से काम कर रहे हैं। एक सवाल बड़े पैमाने पर आप लोगों के बीच में आता है, मेरे बीच में भी आता है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, तो सर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की क्या आवश्यकता है। मैं कहता हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना कर्जा हमारे ऊपर है ना, हमारी 100 पीढ़ियां जुटकर भी उसे पूरा नहीं कर सकती, कभी उसे चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन भाई एक सवाल करने से पहले मुझे एक जवाब दे दो, मैं उनसे जवाब पूछता हूं। मेरा जवाब होता है कि बाबा साहब ने कितनी भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, कितनी बनाई थी बोलो। चुप पड़ जाते हैं। बाबा साहब ने एक बनाई थी, है ना। आज 10 चल रही हैं, 10-12। एक को आदरणीय मीराताई जी चला रही हैं, एक को चंद्र पाटिल साहब चला रहे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आए हैं। एक को राजरतन साहब चला रहे हैं, एक को सीएम पिपल साहब चला रहे हैं, इसको चंद्र पाटिल साहब चला रहे हैं, एक को हमारे कोई और साथी चला रहे हैं। ऐसे करके एक दिन मैंने नोट की थी तो 10-12 चल रही है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है। फिर मैंने उनसे पूछता हूँ भाई आप किस में करते हैं, बोले भारतीय बौद्ध महासभा में काम करते हैं साहब हम तो। आप भारतीय बौद्ध महासभा में काम करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका नेशनल इंचार्ज कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक कौन है, नहीं मालूम। अच्छा बताओ आपका राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, नहीं मालूम। अच्छा बताओ आपका प्रदेश का कार्यालय कहाँ है, नहीं मालूम। अच्छा बताओ आपके संगठन के विस्तार हेतु कौन सा समाचार पत्र, कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, नहीं मालूम। तो मैं कहता हूं देखो बाबा साहब ने एक बनाई थी और वो भी समाज के बीच में काम करने के लिए बनाई थी। इसलिए नहीं बनाई कि मेरा नाम लेना और पॉकेट में रख लेना, संस्था को पॉकेट में रखना। वो हमसे सीनियर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, अपने सारे प्रोग्रामों में हम उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं और आज भी निवेदन करते हैं
मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम आज भी निवेदन करते हैं कि यदि सारे लोग मिलकर एक ही संगठन बनाकर काम करना चाहें तो सबसे पहला समर्पण राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करेगी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, लेकिन वो संगठन किसी के जेब का नहीं होना चाहिए। 100 लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट वोट हो, पार्लियामेंट वोट में निर्णय हो, हमारी प्लानिंगें बनाई जाए आज से 10 वर्ष तक की कि हमें आगे क्या करना है, तो ये सब करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम तो कांशीराम साहब के हिस्से हैं। कांशीराम साहब एक बार बहुत दुखी हुए और बोले, मैंने अपनी जवानी की 13 वर्ष खो दी। कितनी खो दी? 13 वर्ष। अपनी जवानी की 13 वर्ष मैंने खो दी। हम लोग चुप सो के सुनते थे। साहब ने कहा, मैं 13 वर्ष तक इस काम में लगा रहा कि रिपब्लिकन पार्टी के लीडर एक हो जाएं, लेकिन 13 वर्ष होने के बाद, गंवाने के बाद कांशीराम उनको इकट्ठा नहीं कर पाया। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये 13 वर्ष अगर मैंने समाज के बीच में लगाए होते तो ये मूवमेंट हमारा और भी बहुत आगे चला जाता, पहुंच जाता। हमने भी अध्ययन किया कि हम भी इसी चक्कर में अगर पड़े रहे तो साहब तो 28 वर्ष की उम्र से लग गए थे, उनके पास तो टाइम था। हम तो इस काम में लगे हैं 55 वर्ष की उम्र से, 53 वर्ष की उम्र से। शुगर हो गया, बीपी हो गया, तमाम बीमारियां लग गई, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। इसलिए हमको उलझना नहीं है। माननीय कांशीराम साहब ने हजारों बार कहा, उलझे हुए लोग कभी भी अपने आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते हैं। वही लोग जो उलझते नहीं हैं, वही हमेशा अपने मकसद को कामयाब करते हैं। तो हम नहीं उलझे। हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ बहुत सारे साथी जुड़ते गए। कारवां बहुत आगे बढ़ा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं आपका समय आज नहीं लेता। 18 अक्टूबर को हम लोग पुनः बैठेंगे और 18 अक्टूबर को सिर्फ सिंगल मेरा कार्यक्रम होगा। आगे पिछले 5 वर्षों में हमको 5 लाख सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बनाने हैं। 500 जिलों में हमें जिला कमेटियां बनानी हैं। 25 राज्यों से अधिक राज्यों में हमें प्रदेश कमेटियां स्थापित करनी हैं। वो कैसे करनी है, उसका प्लान क्या है, उसका रूट मैप क्या है, उसका डिजाइन क्या है, ये सब हम 18 अक्टूबर को अब आपके बीच में रखेंगे। रखना मुझे आज ही था, लेकिन 2.5-3 घंटा करीब होने के लिए जा रहा है। लोगों के नेट भी अब खत्म होने वाले होंगे, बैटरी भी मोबाइल में अब खत्म होने वाली होगी, तो वो काम फिर अधूरा रह जाएगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ मीटिंग्स बनाई हैं। आपके व्हाट्सएप के माध्यम से ये लेटर आपको पहुंच जाएगा। इसमें राज्यवार सारी मीटिंगें हैं। एक बार मैं पढ़ के आपके बीच में सुना देता हूं। ये जूम ऐप पर मीटिंग होगी और इसको होस्ट करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे केंद्रीय कार्यालय की सचिव शशि गौतम, ये 2 लोग होस्ट करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा हर मीटिंग में जुड़ता रहूं। हो सकता है किसी में ना भी जुड़ पाऊं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कहीं। जैसे 12 और 13 अक्टूबर को मैं जुड़ा, फुल टाइम रहा, लेकिन मैं बोला नहीं। ऐसे मैं बोलूंगा नहीं बिल्कुल। आप ये समझिए कि एक कैमरे की तरह वह सिर्फ सेव करता रहूंगा, वॉच करता रहूंगा। फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग। फेस रीडिंग क्वालिटी अच्छी है या क्वांटिटी अच्छी है, समझ गए? मूवमेंट को पूरा करना है तो क्वालिटी बहुत जरूरी है, यानी इंजन बहुत जरूरी है। डिब्बे तो लाखों बने पड़े हैं, लेकिन बिना इंजन के उन डिब्बों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
कहने का मतलब है समर्थक तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों समर्थकों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए हमारे पास लीडर नहीं है। तो हमें लीडरों का निर्माण करना है। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विषय रखा गया है। ये हमारी 26 राज्यों की मीटिंग है। 22 अक्टूबर से शुरू होगी, 15 नवंबर को इनका समापन होगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। पूज्य बिरसा मुंडा की जयंती हम राष्ट्रीय स्तर पर मनाएंगे। वो राष्ट्रीय स्तर का हमारा प्रोग्राम होगा। बुद्ध और उनका धम्म, जो बुद्ध को वाचन होता है, वो हमारा राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होगा। रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक संविधान ज्ञान चर्चा का जो प्रोग्राम होता है वो राष्ट्रीय स्तर का होगा, एक ही होगा पूरे देश का। और इसके अतिरिक्त जो दूसरे प्रोग्राम होंगे वो राज्यवार होंगे। आपको सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो इंचार्ज हैं, उनको तैयारी अपने अपने राज्यों में करनी है। देखिए, जब हम राष्ट्रीय लेवल पे जूम पे मीटिंग करते हैं तो ये संगम बाजा हो जाता है। संगम बाजा, पता नहीं कौन क्या बजा रहा है, बाजा बज रहा है बस। बैंड बाजा देखा है आपने कभी, जो शादियों में बजता है? 20 लोगों का अगर बैंड होता है ना, तो उसमें 6 लोग ट्रेंड होते हैं, कारीगर, जिसको कारीगर बोलते हैं, और 14 लोग केवल बजाने वाले होते हैं, सुन टूं टूं सुन सुन करते हैं, है ना। और बारात वाले से पैसे लेने होते हैं, दूल्हे वाले से, तो उसको गिनती करा देते कि देखो साहब 20 लोगों का बैंड है। बात समझ रहे हैं मेरी? उसको कहते हैं हम संगम बाजा। संगम बज रहा है, पता ही नहीं चल रहा किसका कैसा बज रहा है, कैसा सुर है, कैसा ताल है। अब ये संगम बाजा नहीं होगा, अब ये राज्यवार आपका इंडिपेंडेंट बाजा होगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपके राज्य से कितने लोग जुड़े हैं। समझ गए आप लोग? तो मास्टर बादल सिंह गौल जी, BL चंद्रा साहब, शशि बौद्ध, ये आपके बीच में रहेंगे। मैं भी रहूंगा आपके बीच में, ऐसा नहीं है ना रह पाऊं, लेकिन ये प्रमुख रूप से आपके बीच में रहेंगे। 22 अक्टूबर को हमारी पहली कार्यक्रम रखा गया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का होगा ये। समय सायं 7 बजे होगा, दिन बृहस्पतिवार है। एक बात और आप सुन लीजिए, हर राज्य कार्यक्रम के राज्य का जो कार्यक्रम होगा, सेमिनार, उसका विषय है धम्म आंदोलन हेतु, धम्म आंदोलन को सफल करने हेतु सामाजिक तैयारी। जैसे हम चाहते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन, धम्म का आंदोलन सफल हो जाए, लेकिन ये हम समीक्षा नहीं करते कि हमारी समाज ने तैयारी कितनी की है। तो हमने इसका विषय ही रखा है, धम्म आंदोलन की सफलता हेतु सामाजिक तैयारी। ये विषय होगा ये मीटिंग का। सामाजिक तैयारी क्या है, कितने लोग तैयार हुए हैं? तो ये 22 अक्टूबर, समय शाम 7 बजे, मध्य प्रदेश का, और इसकी अध्यक्षता करेंगे वहां के संयोजक कमलेश बौद्ध जी। कई हमने राज्य, 2 राज्य 3 राज्य भी जोड़ लिए हैं। जहां 3 राज्य हैं वहां एक सीनियर साथी अध्यक्षता करेंगे एक राज्य से, दूसरे राज्य से संयोजक मुख्य अतिथि रहेंगे, तीसरे राज्य के संयोजक मुख्य वक्ता रहेंगे, बाकी शेष लोग विशिष्ट अतिथि रहेंगे। जिनको आपको जोड़ना है 2-4 लोग आप जोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र रहेंगे, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा, हमारा कोई दखल नहीं होगा। इस तरह से आपको पोस्टर और उसकी जो सूचना बनानी है वो आपको बनानी है, ठीक है। जो एक राज्य का प्रोग्राम है अकेले का, उसमें उसके अध्यक्षता करेंगे संयोजक और मुख्य अतिथि होंगे सह संयोजक, और विशिष्ट अतिथि होंगे प्रदेश कार्यकारिणी के 3 साथी या 1, 2, 3, 4 जिस सीनियर को जो आप जोड़ना चाहते हो वो जोड़ लें। ये उसका पैटर्न रहेगा, ठीक है। 22 अक्टूबर मध्य प्रदेश, 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़, समय शाम 7 बजे। 24 अक्टूबर को पश्चिमी पूर्वी बुंदेलखंड यानी पूरा उत्तर प्रदेश रहेगा। पूरा उत्तर प्रदेश 25 अक्टूबर को रहेगा।
और इसका समय रहेगा सुबह 9 बजे से, क्योंकि उस दिन रविवार है। जो छुट्टी के दिन है वो हमने 9 बजे रखा है, और जो वर्किंग डे है, काम का दिन है, वो हमने शाम को 7 बजे रखा है। ठीक है। 26 अक्टूबर को रहेगा संविधान पे चर्चा रहेगी। 27 अक्टूबर को रहेगा उत्तराखंड। 28 अक्टूबर को बुद्ध और उनके धम्म का वाचन होगा। 29 अक्टूबर खाली रखा गया, एक दिन रेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। 30 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और झारखंड का संयुक्त रूप से होगा। 31 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, पढ़ लीजिएगा। 1 नवंबर को महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य का होगा, 2 राज्य का। 2 नवंबर को फिर संविधान पे चर्चा होगी। 3 नवंबर हमने फिर खाली रखा है रेस्ट के लिए। 4 नवंबर को बुद्ध और उनका धम्म का वाचन होगा। 5 नवंबर बृहस्पतिवार के दिन आसाम, उड़ीसा, कर्नाटका, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटका 3 राज्यों का संयुक्त रूप से होगा। 6 नवंबर खाली रखा गया है। 7 नवंबर को गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये 3 स्टेट का होगा। गुजरात बड़ा है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में एक एक पार्लियामेंट है, बस बहुत छोटे राज्य, एक एक शहर है वो केवल। ये रहेगा। 8 नवंबर को रविवार है, 9 बजे से हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा और चंडीगढ़ का रहेगा, ये 2 राज्य का रहेगा। 9 नवंबर को संविधान चर्चा रहेगी। 10 नवंबर फिर खाली रखा गया रेस्ट के लिए। 11 नवंबर बुधवार को बुद्ध और उनका धम्म का वाचन होगा। 14 नवंबर बिहार रखा है, लास्ट बिहार इसलिए रखा है कि 28 और 7 नवंबर को वहां वोट पड़ने, चुनाव हो रहा है। 10 नवंबर को गिनती होगी, तो वहां हमारे साथी लोग कुछ बिजी हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनका 14 नवंबर को रखा है बिहार का। और 15 नवंबर को राष्ट्रीय लेवल का सारे राज्यों के लोग जुड़ेंगे। पूज्य बिरसा मुंडा जी की जयंती है, हम धूमधाम से उनकी जयंती मनाएंगे। और 15 राज्यों के संगठन की समीक्षा पे हम लोग ये 26 राज्यों की जो मीटिंगें होंगी उन पे हम चर्चा करेंगे। ये हमारे पहले राउंड का जून का प्रोग्राम है। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सारे 26 राज्यों में फिजिकली प्रोग्राम होंगे। 1-1 हजार के हॉल आप लोग आज से ही तलाश लीजिए। 2 राज्य 3 राज्य बुला लेंगे, 2 राज्य 3 राज्य का मिला के एक होगा प्रोग्राम जिसमें मैं रहूंगा। हमारे इंजीनियर किशोर साहब की स्वास्थ्य ठीक रहा तो वो रहेंगे, आदरणीय बाबूजी रहेंगे, मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी भी कहीं में रहेंगे। तो इस तरह से वो फिजिकल होगा, वो जूम पे नहीं होगा। ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, वो प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है 5, 6, 7 फरवरी 2021 सांची में। चलो बुद्ध की ओर, चलो सांची। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह, जहां चरण पड़े बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, सांची। 5 फरवरी 1950 को परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सांची में आए थे और उन्होंने उस सांची के स्तूप को नमन किया था, जिस स्तूप पर चक्रवर्ती धम्मप्रिय अशोक सम्राट के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने भिक्षुणी बन के 1 वर्ष तक धम्म की शिक्षा ग्रहण की थी। और वो वहीं से श्रीलंका चले गए थे और लौटकर कभी भारत की धरती पर वापस नहीं आए। उस स्मृति में ये कार्यक्रम होगा और 37 राज्यों के लोग इसमें शामिल होंगे और कम से कम 20 देशों के, जिसमें श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, जापान, चाइना, ताइवान, जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, 20 बुद्धिस्ट कंट्रियों के बड़े बड़े भिक्षु साथी आएंगे, वहां धम्म गुरु आएंगे और 3 दिन हम लोग वहां संगति करेंगे। संगति होगी, बड़ी विशाल संगति होगी।
ये इसके लिए हम लोगों को तैयार करना है और आगे का काम हम लोगों को कैसे करना है ये चर्चा करेंगे हम 18 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9 बजे से। मैं ये पूरा प्लान आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आज मैंने केवल थोड़ा सा बताया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 2-2.5 घंटे का है मेरा, और उस पर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। और फिर निवेदन करूं, कोशिश करना आपके 5-5 साथी उस दिन जरूर बिठा लें। बड़ी प्लानिंग की चर्चा होगी, बड़े ज्ञान की चर्चा होगी, आप लोग बिठा लें और उसी दिन आपके प्रश्न और आंसर होंगे। आप लोग प्रश्न भी पूछ सकेंगे, जो बातें मैंने आपको आज बताई हैं आप उनमें प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न आप नोट करा दें। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी को नोट करा दें क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक व्यक्ति को 3 प्रश्न पूछने का अधिकार होगा, 3 से अधिक नहीं। आप मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी को नोट करा दें, आप VL चंद्रा साहब को नोट करा दें और आप केंद्रीय कार्यालय आगरा में मुकेश गौतम जो हमारे कार्यालय प्रभारी हैं और जो कार्यालय की सचिव है शशि गौतम, आप उनको अपने प्रश्न नोट करा दें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें या आप बोल के उनको लिखवा दें। हम कोशिश करेंगे कि सटीक प्रमाणों के सहित हम आपके प्रश्नों का आंसर दे सकें, ये हमारी कोशिश होगी। क्योंकि मैं फिर माननीय कांशीराम साहब की एक बात को दोहराता हूँ। माननीय कांशीराम साहब कहते थे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, तब तक हम सफल आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके मन में जो शंका और आशंका हो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रति, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रमों से जो भी शंका और आशंका हो, आप प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। कृपया, चूंकि ये जूम पर है तो इसमें जुड़ नहीं पाते लोग, तो आप अपना प्रश्न सीधा नहीं पूछ पाओगे। आप अपना प्रश्न लिखित में नोट करवा दीजिए, तो हम जब आपके प्रश्न का आंसर देंगे तो आपके नाम का संबोधन करेंगे और आप स्क्रीन पर शामिल होने चाहिए। तो ये आज का कार्यक्रम है और मैं आज 13वां हमारा अधिवेशन है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं संपूर्ण भारतवासियों को देता हूं। और 14 अक्टूबर 1956 को हमारी प्राचीन काल की संस्कृति, शर्मण संस्कृति को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने नागपुर की पावन भूमि पर धम्म की दीक्षा लेकर हमें पुनः हमारे धम्म को दिया था। उनका बहुत बहुत हमारे ऊपर ऋण है, उसको भी हम खुशी का दिन मनाते हैं। तो 14 अक्टूबर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की शुभकामनाएं भी मैं आपको सभी को साथियों आज देना चाहता हूं। और आज यहीं पर हम अब मंगल गाथा के बाद आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे।